दोस्तों शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिस्ट्री क्लासेस चल रही है, आज केमिस्ट्री की लगातार 8वीं क्लासेस है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आज की सारी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम अफबाउ का नियम, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने वाले हैं, जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, लेकिन मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। ये वीडियो आप अगर पूरा देख लेंगे तो आप कभी भी इस नियम से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। हम बहुत ही आसानी से आज अफबाउ के नियम को निकालने सीखने वाले हैं। बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत कर दे, लेकिन इसके लिए एक शर्त मैंने अभी बताई आपको कि आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये अफबाउ का नियम यहाँ पर पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम अफबाउ के नियम की बात करते हैं तो अफबाउ का जो मतलब होता है, देखिए सबसे पहले अफबाउ तो ये एक जर्मन वैज्ञानिक है। अफबाउ जो थे वो जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने जो नियम दिया उस नियम को अपने ही नाम पर नाम रख दिया का नियम, अफबाउ का नियम। अब अफबाउ का जो शब्द का मतलब होता है, उसका मतलब होता है निर्माण करना, उसका मतलब होता है निर्माण करना, या इसका एक मतलब और रहेगा रचना करना। जी हाँ, निर्माण करना या रचना करना का मतलब हो जाएगा आपका अफबाउ के नियम का मतलब हो जाएगा। अब इसके तहत हम क्या निकालने वाले हैं, तो अफबाउ के नियम के तहत हम निकालना सीखने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, उसके बाद कौन सी कक्षा में जाएगा, पहले कम ऊर्जा वाली कक्षा में जाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती जाएगी तो वो उच्च कक्षा में जाता जाएगा, और हमको उसी क्रम को सीखना है। उसी क्रम को हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम क्रम जमाना सीखते हैं कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन किस क्रम में जाएगा, उसके बाद किस क्रम में जाएगा, उसके बाद किस क्रम में जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्रम को, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी तरीके से हम चीजों को भरने वाले। तो अब मैं क्रम बना रहा हूं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा, ध्यान से सीखिएगा। हाँ, एक बार अगर इसको बनाना सीख जाएंगे तो ये आगे आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। चलिए अफबाउ के नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखने वाले हैं। अब जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, वो जो भरने का तरीका होगा उसको यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है 1s, 1s के बाद आप लिखेंगे 2s, 2s के बाद आप लिखेंगे 3s, 3s के बाद आप लिखेंगे 4s, और 4s के बाद आप लिखेंगे 5s। इतने में हमारा लगभग काम हो जाएगा। अगला इसके बाद आएगा 2p, 2p के बाद आएगा 3p, 3p के बाद आएगा आपका 4p, और 4p के बाद आएगा आपका 5p। ठीक है, उसके बाद अगला 3d, अगले में आएगा 4d, अगले में आएगा 5d। और एक सेकेंड, वीडियो में ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही, मैं थोड़ा देख लेता हूं। हाँ जी हाँ जी, पूरा दिख रहा है। चलिए, और यहां पर जो आएगा आपका 4f और ये आएगा आपका 5f। ये हमारे इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम रहेगा, लेकिन क्रम अब सजा के देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में जाना है, 1s में जाएगा सबसे पहले। 1s के बाद अगला आएगा आपका कई में 2s में, 2s के बाद अगला जाने वाला है कहीं में आपका 2p में। आपको एरो इस तरीके से लाना है, सबसे पहला 1s, 2s, 2p। 2p के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहीं में जाएगा आपका 3p, 3s में जाएगा। 3s के बाद जाने वाला है कहीं में आपका 3p में, 3p के बाद कहीं में जाएगा आपका 4s में। इसी तरीके से अब बिल्कुल एंगल बना के जो एरो चलाते जाएंगे तो आपके एरो बिल्कुल सही बन जाएंगे। 4s के बाद कहीं में जाएगा आपका 3d, 3d के बाद कहीं में जाएगा आपका 4p, 4p के बाद कहीं में जाने वाला है 5s में। उसके बाद 4d में जाएगा, 4d के बाद 5p में जाएगा, 5p के बाद 4s, 4s के बाद 5d, और जो लास्ट है कहीं में आएगा 5s। अब अगर इस संख्या से ज्यादा हो जाती है तो आप इस संख्या को आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 6s, 7s, 6p, 6d, 5f, जहां तक जाएगा आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन हम आज केवल सीखने वाले, तो इतना हम आज की वीडियो में हमारा इतना में काम हो जाएगा। चलिए अब हम निकालना सीखते हैं, अब हम निकालना सीखते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ, तत्वों का जो हमारी मेन हेडिंग होगी वो होगा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी पेन कॉपी लेके बैठेंगे और जो जो मैं चीजें बोलता जाऊंगा उन चीजों को आप नोट डाउन कर जाएंगे। और मैं डेली जो होमवर्क देता हूं वो होमवर्क ईमानदारी से पूरा करना, जब तक ये केमिस्ट्री क्लासेस खत्म होगी आप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसलिए जब भी अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए तो वो क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व कीजिए। कम से कम अपने प्रति ईमानदार रहिए, दूसरों के प्रति आप जैसे भी है, लेकिन कम से कम अपने प्रति ईमानदार हमेशा रहिए, अपनी पढ़ाई के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। चलिए अब पहला हम एग्जांपल लेते हैं, हमेशा लेते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। अब हमको मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। अब ध्यान से समझिए, हमारे पास टोटल मिलाकर 12 चॉकलेट्स हैं और हमको इन 12 चॉकलेट्स को इन बच्चों के बीच में बांटनी है। इस तरीके से सीखिएगा, ये चीजें आपको बहुत आसान रहेगी। लेकिन जिस तरीके से सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे को बांटेंगे, उसके बाद क्योंकि छोटा बच्चा सबसे जिद करेगा चॉकलेट पाने के लिए, तो सबसे छोटा बच्चा, उसके बाद थोड़ा बड़ा बच्चा, उसके बाद थोड़ा बड़ा बच्चा। अब ये बच्चे पता किस करेंगे, तो यही
यही जो क्रम है इसी तरीके से हम बच्चों को पता करने वाले हैं कि सबसे छोटा बच्चा कौन है। तो अब इस क्रम के अनुसार देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है 1s, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जमाएंगे 1s में यहाँ पर जमाएंगे। 1s के बाद अगला छोटा बच्चा कौन है 2s है, तो हमारा अगला छोटा बच्चा कौन हो जाएगा आपका 2s। 2s के बाद अगला इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा आपका 2p, तो अगला छोटा बच्चा कौन हो जाएगा आपका 2p। 2p के बाद अगला छोटा बच्चा कौन है आपका 3s, और 3s के बाद कौन हो जाएगा आपका 3p हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्रम रहेगा। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो s कक्षा होती है, जो s कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 आते हैं। p में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6 आएंगे, d में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10 आएंगे, और f में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप ये समझ लीजिए कि s जो बच्चा है वो 2 टॉफी खाएगा, p बच्चा थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 6 टॉफी खाएगा, d जो थोड़ा बड़ा बच्चा है वो 10 टॉफी खा सकता है, और जो f जो बड़ा बच्चा है वो 14 टॉफी खा सकता है। ठीक है, आपके पास कितनी टॉफी है 12, इन बच्चों में हमको टॉफी बांटनी है। अब हम कैपेसिटी के अनुसार टॉफी बांटेंगे। s के पास कितनी टॉफी खा सकता है s, तो 2, तो इसको हम 2 टॉफी दे देंगे। अगेन s कितनी टॉफी खा सकता है 2 टॉफी, आपके पास 12 है हमने 4 बांट दी। अच्छा p की कैपेसिटी कितनी है 6 की कैपेसिटी है p की, तो हम p को भी कितनी टॉफी बांट देंगे 6 टॉफी, और s के पास कैपेसिटी कितनी की है 2 की है। अब हमारे पास हम टॉफी गिन लेते हैं 2 4 10 और 12, तो अब हम p को टॉफी नहीं दे पाएंगे, तो हमने p वाले को नाराज कर दिया लेकिन उसको जाना पड़ा। तो इस तरीके से ये मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर बन जाएगा। मैं एक बार फिर सिखाता हूँ, ध्यान समझिए। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है। अब हमारे पास टोटल मिला के 12 टॉफी है, और इन 12 टॉफी इन बच्चों को इस क्रम में सजाकर बांटनी है। तो पहला क्रम हमने क्या सजाया कि सबसे पहले हमने 1s को रखा, 1s के बाद अगला कौन रखा 2s, 2s के बाद अगला कौन आएगा 2p, 2p के बाद अगला कौन आएगा आपका 3s। अब हमको इनकी कैपेसिटी के अनुसार s की कैपेसिटी कितनी होती है 2, p की कैपेसिटी कितनी होती है 6, d की कैपेसिटी कितनी होगी 10, और f की कितनी हो जाएगी आपका 14। इस अनुसार हमको इनकी टॉफी बांटनी है। तो s को हमने 2 टॉफी बांट दी तो 2 कम हो गया, कितनी बची हमारे पास 10। s को अगर हम फिर बांट दी कितनी बची हमारे पास 8, हमने 6 बांट दी कितनी बची 2, s को हमने कितनी बांट दी 2। इस तरीके से हमारी सारे के सारे टॉफी यहाँ पर बढ़ गई। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेने के इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला जो हम इलेक्ट्रॉन लेंगे वो लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। अब इसको भी इसी नियम के अनुसार सजाने का प्रयास करेंगे। अब हमको शुरू का क्रम तो याद है, देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा 1s, 1s के बाद कौन होगा आपका 2s, 2s के बाद कौन होगा 2p। एक बार फिर ध्यान से मैं किस प्रकार से जा रहा हूं, सबसे पहले मैंने किसको रखा 1s को, देखिए ये लिखिए 1s आपका। उसके बाद अगला कौन आएगा 2s, क्योंकि अगला एरो कहां जा रहा है 2s में जा रहा है, तो अगला हमने कहां रख दिया 2s में। 2s के बाद देखिए आगे कोई भी नहीं, मतलब अगला कहीं में जाएगा आपका 2p में जाएगा, तो ये मैंने अगला नंबर कौन सा लिखा 2p। 2p के बाद अगला नंबर क्या आएगा आपका 3s, तो मैंने अगला नंबर क्या लिखा 3s। 3s के बाद अगला नंबर देखिए अगला कहीं में आएगा आपका 3p में जाएगा, तो 2s 3s के बाद अगला कहीं में आएगा आपका 3p में, तो अगला मैंने किसको लिख दिया आपका 3p। 3p के बाद अगर आगे जगह पड़ती तो हम कहां जाते हैं 4s, फिर कहां जाएंगे 3d। इस तरीके से हमको वो लाइन चलानी है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी है 17 की कैपेसिटी है। 17 कैपेसिटी के अनुसार हमको टॉफी बांटनी है। चलिए बांटने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा s में, s कैपेसिटी कितनी है 2 वोल्ट की कैपेसिटी। s के अगेन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 2 की, p कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 6, s की कैपेसिटी फिर कितने की है 2, और p की कैपेसिटी कितने की है 6 की है। अब टोटल हम गिन लेते हैं, ज्यादा हो चुकी है क्या तो एक से छीन लेंगे अपन, तो 2 4 10 12 और 12 और 6 कितनी होगी 18। लेकिन हमारे पास तो टॉफी खाली कितनी है 17, तो हम p को केवल कितनी टॉफी दे पाएंगे 5 ही दे पाएंगे। हमारे पास p की कैपेसिटी तो 6 की, लेकिन हमारे पास टॉफी ही 5 है, तो हम इसको 5 ही टॉफी बांट पाएंगे। तो ये क्लोरीन का क्या कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर कहलाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए मैं और भी एग्जांपल लेकर इस आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसी तरीके से हम चीजों को आगे सॉल्व करेंगे। देखिए अब फिर वही बात, हमारे पास 20 टॉफी है, हम 20 टॉफी बांटनी है। तो सबसे पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। अब जैसे जैसे चीजें सॉल्व करते जाएंगे ना आपको ये चीजें याद होती रहेगी आगे आगे। हाँ अब आगे हर बार आपको ये देखना नहीं पड़ेगा, एक बार बना लीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। 3p, अब देखिए हम कहां तक आ गए 1s 2s 2p 3s 3p, अगला कौन आएगा आपका 4s, तो हम लिख लेते हैं 4s, और जहां नंबर चेंज होगा कॉमा लगा दीजिए ताकि हमको समझ पड़े कि अच्छा नंबर चेंज हो गया है। अब हम एक बार देख लेते हैं, कैपेसिटी जरूरत पड़ी तो और बच्चे को ले जाएंगे आगे। 20 ट्रॉफी है, पहली ट्रॉफी कितने की बटेगी 2, अगले कितनी बांटनी है 2, p को कितनी बांटनी है 6, s को कितनी बांटनी है 2, p को कितनी बांटनी है 6, s को कितनी बांटनी है 2। गिन लीजिए ट्रॉफी कितनी होगी 2 3 4 6 10 12 18 और 20। ये तो एग्जैक्ट बैठ गया आपका। इसका मतलब जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और ये कैल्शियम के परमाणु क्रमांक का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां पर माना जाएगा।
आई होप आपको सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अब आ जाएगा। अब हमने 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लिया, मैग्नीशियम का सीख लिया, क्लोरीन का सीख लिया, कैल्शियम का सीख लिया। एक छोटा भी आपको सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपको लगे सब ये बड़ी बड़ी संख्या तो ठीक है, लेकिन ये छोटी संख्या, तो छोटी संख्या भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7। तो एक छोटी चीज तो आपके लिए हलवा हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए अब 1s 2s और 2p इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कितने हैं 7, चॉकलेटी कितनी है 7 है, तो 2 यहां बटेगा, 2 यहां बटेगा, 6 यहां बटेगा, 1 2 3 4 और 10, लेकिन है ही नहीं 7, कितनी है 30, यहां कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये हो जाएगा किसका, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बात समझ में होगी। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को ध्यान से समझिएगा। एक दिक्कत ये है कि जो मैं ये 2-3 रफ कर देता हूं ताकि मैं इस चीज जगह का यूज कर सकूं, मैं आपको समझा पाऊं चीजों को, ध्यान समझिए। एक दिक्कत ये है कि जो डी है और जो एफ है, वो बच्चे जो है वो थोड़े से दिक्कत करने वाले हैं। वो बच्चे दिक्कत करने वाले ये हैं कि उन बच्चों में एक समस्या है। समस्या ये है कि वो जो बच्चा है, कौन कौन से बच्चे, 2 बच्चे, एक बच्चा कौन है, एक तो बच्चा डी है और एक बच्चा जो है वो एफ बच्चा है। इस डी बच्चे का कहना है कि मेरी जितनी कैपेसिटी है, हमको पता है कि डी की कैपेसिटी कितने की है, 10 की है, तो उसका कहना है कि मैं 10 से 1 चॉकलेट कम नहीं लूंगा, मतलब 10 में से 1 चॉकलेट कम नहीं आनी चाहिए मेरे पास में, मतलब कितनी 9 चॉकलेट वो डी नहीं खाएगा। और यही समस्या इसकी है कि आधी से 1 कम, अब आधी से कम कितनी होती है, तो 5 होती है, आधी 10 का आधा कितना होता है 5, 5 से 1 घटा दी कितना आएगा 4। तो डी का कहना है कि मैं 4 टॉफी भी नहीं खाऊंगा, या तो मैं 10 खाऊंगा या मैं 8 खाऊंगा, मैं 9 टॉफी कभी भी नहीं खाऊंगा। यही समस्या किसकी भी है, डी की भी यही बोला है कि मैं आधा, मेरा कैपेसिटी 10 है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 5 से 1 कम नहीं होनी चाहिए, या तो 5 पूरी होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए, 4 टॉफी मेरे पास में नहीं आनी चाहिए। तो डी के पास 4 टॉफी नहीं जानी चाहिए। अब यही समस्या एफ की भी है। एफ बच्चे का भी कहना है कि मेरे पास में टोटल से 1 कम, अब टोटल कितना होता है 14, 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 13, तो इसके पास 13 टॉफी नहीं जानी चाहिए। यही कहना किसका भी है, एफ का भी है कि आधे से 1 कम, अब आधा कितना हो जाएगा 7, 7 से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, तो इसके पास भी 6 टॉफी नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे, तो मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा कि हम क्या करेंगे, लेकिन आप ये सब बात फिलहाल समझिए कि जो दिक्कत है वो किसके साथ है, डी और एफ के साथ में ये दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कभी भी डी जो है वो 9 चॉकलेट नहीं लेगा और डी कभी भी 4 चॉकलेट नहीं लेगा। वहीं अगर मैं एफ की बात करूंगा तो एफ कभी भी 13 चॉकलेट नहीं लेगा और एफ कभी भी 6 चॉकलेट यहां पर नहीं लेगा। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और हम क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूं। ये भी बहुत आसान है, कठिन कुछ भी नहीं है। देखिए जैसे कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है वो परमाणु क्रमांक है 24, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर इस दिक्कत को हम सॉल्व करना सीखते हैं। जो कॉपर है उसका परमाणु क्रमांक कितना है आपका 24 है। अब इस कॉपर को हम सॉल्व करना सीखते हैं, ध्यान देखिए। अब कितनी चॉकलेट है, 24 चॉकलेट है। हमारे नियम अनुसार जमाते हैं। सबसे पहले 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। कहां पहुंच गए, देखो 3p, 3p के बाद अगला कौन आएगा आपका 4s और 4s के बाद अगला कौन आएगा आपका 3d। तो ये आ गया आपका 3d। अब बांट देते हैं, 24 है तो यहां पर कितनी आएगी 2, s की कैपेसिटी कितनी है 2, p की कैपेसिटी कितनी है 6, s की कैपेसिटी कितनी है 2, p की कैपेसिटी अगेन कितनी है 6, s की कैपेसिटी कितनी है 2 और d की कैपेसिटी तो 10 की है, लेकिन क्या हमारे पास बची है उतनी, हम चेक कर लेते हैं। 2 4 10 11 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितनी होगी 20, हमारे पास है कितनी 24, लेकिन d को तो हमने 10 दे दिए, तो हम d से ले लेते हैं टॉफी और इसको कितनी टॉफी दे देते हैं 4, क्योंकि हमारे पास बची ही 4 है आपका। अब अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर हमारी एक समस्या है। समस्या ये है कि सर आपने अभी अभी बताया कि डी जो है वो 4 टॉफी कभी नहीं लेगा। ये देखिए लास्ट में दिक्कत आने वाली है आपका, क्या देखिए डी कभी भी 4 टॉफी नहीं खाएगा, या तो वो कितनी खा सकता है 3 खा सकता है या वो 5 खा सकता है, 4 नहीं खा सकता। अब इस समस्या का समाधान किस तरह कीजिए, अब समाधान करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके ये हैं कि या तो डी अपनी 1 टॉफी किसको दे दे, एस को दे दे, लेकिन दिक्कत यह है कि एस की तो कैपेसिटी ही कितने की है 2 की है, एस 2 से ज्यादा टॉफी खा ही नहीं पाएगा। तो अब इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, समस्या का समाधान से किया जाए कि एस बोलेगा चल ठीक है यार, तो यार रो मत यार, बहुत रो रहा है यार तू टॉफी के चक्कर में, काम कर तू मेरी टॉफी ले ले। एस बहुत समझदार बच्चा है, एस इतना समझदार बच्चा है कि यार तू रो रहा है टॉफी के लिए, छोड़ चले काम कर, मैं एक टॉफी कम खा लूंगा, एक काम कर तू टॉफी खा ले अपनी। तो अब इस समस्या का समाधान ऐसे होगा कि जो आपका आंसर होगा वो आंसर ये नहीं होगा लास्ट में, यहां तक तो सही है
20 तक तो बिल्कुल सही रहेगा। आखिरी के दो जो विन्यास है वो आपके चेंज होंगे, और जो विन्यास चेंज होकर जो नए विन्यास बनेंगे वो नए विन्यास ऐसे बनेंगे कि आपको ऐसे मार्क करना है, और इसे लिखिएगा 4s1 और 3d5। ये देखिए इस तरीके से वो चीज आपकी भरेगी आपका। तो ये जो आपका आंसर है, ये कोने वाला आंसर क्या रहेगा, गलत रहेगा, और ये वाला आपका आंसर क्या रहेगा, आपका सही रहेगा। मैं फिर बोलता हूं, डी और एफ टोटल से एक कम कभी नहीं खाएगा, आधे से एक कम कभी नहीं खाएगा। टोटल की कैपेसिटी कितने की है 10, एक घटा कितना आ जाएगा 9, आधे कितना होता है 5, एक घटा कितना आ जाएगा आपका 4। ये दो पूरी कभी नहीं खाएगा। ये समस्या किसके साथ भी है, एफ के साथ भी है। एफ के साथ भी 14 में से एक घटाएगा कभी नहीं खाएगा, और 7 में से एक घटाएगा, ये समस्या नहीं हो रही। और समस्या कैसे आएगी, तो समस्या इस प्रकार आएगी। अब समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो जो भी बाजू में बैठा हो, जो भी डी एफ के बाजू में बैठा होगा, हम उससे एक पूरी लेकर उस बाजू वाले को क्या कर देंगे, ट्रॉफी लेकर रख देंगे। तो 4s1 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, आपको यहां तक तो ऐसे ही लिखना है, उसके बाद आपके आखिरी के दो तत्व आपको इस तरीके से लिखने। चलिए मैं एक क्वेश्चन इसी नियम से मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाता हूं आपको। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाता हूं, क्रोमियम। जी हाँ, अब जो क्रोमियम है उसका जो परमाणु क्रमांक है, वो परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 29 होता है। जी हाँ, क्रोमियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना हो जाएगा आपका 29। हम चेक करते हैं 29 का भी विन्यास चेक करने का प्रयास करते हैं। देखिए फिर वही तरीका, अब तो आपको याद हो गया होगा, 1s 2s 2p 3s 3p 1s 2s 2p 3s 3p। ये देखिए हम कहां पहुंच गए 3p पे। 3p के बाद क्या आएगा आपका 4s, और 4s के बाद क्या आएगा आपका 3d। आई होप मेरा इतने में कम हो जाएगा। 29 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान दीजिए, 2 2 6 2 6 2, और डी की कैपेसिटी कितनी है आपका 10 की है। ठीक है, अब गिन लेते हैं, 2 4 10 11 12 12 और 6 कितने हो जाएंगे 18, 18 तो कितने हो जाएंगे आपके 20। ठीक है, अब जो डी की कैपेसिटी है वो कितने की है 10 की है, लेकिन हमारे पास बचे कितने 9 बचे, यहां कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, डी को हमने अभी पढ़ा था कि डी कभी भी ये तो 4 चॉकलेट नहीं लेगा, या कभी भी 9 चॉकलेट नहीं लेगा। ठीक है, अभी समस्या का समाधान अभी समझाया मैंने आपको, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले जो दो है इनको सॉल्व कर दीजिए। जो लास्ट वाले हैं इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, जो लास्ट वाला रहेगा 4s1, इस 1 से लेकर 3d कितना कर देंगे 10 कर देंगे। तो 4s1 और कितना हो जाएगा आपका 3d 10। 4s1 एस का एक टॉफी लिया हमने, किसको दे दिया डी को दे दिया। डी 10 तो खा सकता है लेकिन कितनी खाएगा 9 नहीं खाएगा। तो अगेन वही चीज हुई आपका, वही चीज क्या हुई कि ये वाला जो तरीका है ये तरीका गलत है, और ये वाला जो तरीका है ये वाला जो तरीका है ये तरीका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉपर 24 और क्रोमियम 29, ये दो चीजों में दिक्कत होगी। दिक्कत आगे भी होगी, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 2 सॉल्व करने के लिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि लास्ट वाले आप जब आंसर लिखेंगे ना कमेंट सेक्शन में, तो आंसर इस तरीके से लिख के बताना है मेरे को कि साहब लास्ट का जो सेक्शन है वो हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में होगी। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं एक, इस होमवर्क को आपको जरूर से सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, एजी जो चांदी होती है इसका परमाणु क्रमांक होता है 47। आप 47 परमाणु क्रमांक को सॉल्व कीजिएगा इसी तरीके से 1s 2s। मैं पीछे हट जाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये चीज लिखना आ जाएगी, तो आपको इजी तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छी तरीके से, अपने कॉपी में बनाइए, और आप एजी को आप सॉल्व करने का प्रयास करना। एजी को आपको पूरे तरीके से सॉल्व करना है। अभी वीडियो खत्म नहीं होने वाली, मैं आपको एक चीज बताऊंगा अभी, इसलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका एजी हो जाएगा 47, और एक मैं दूंगा आपको सोना एयू का परमाणु क्रमांक होता है 79। आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पूरी चीज सीख जाएंगे तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, और इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आज के आंसर आने ही चाहिए, यहाँ पर मक्कारी बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए अब हम एक चीज को निकालना सीखते हैं। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकालना सीखा ना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकालना सीखा, इसको इतने बड़े तरीके से ना लिखकर हम इसको शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट तरीके से लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम अक्रिय गैसों के रूप में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इतना ज्यादा ना लिखकर हम किस रूप में लिख सकते हैं, हम अक्रिय गैसों के फॉर्म में इनको इलेक्ट्रॉनों को लिख सकते हैं। और अगर आप अगला जो वीडियो होने वाला है क्वांटम संख्या पे होने वाला है। जी हाँ, और क्वांटम संख्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आएगा तो आप क्वांटम संख्या नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम तत्वों को क्या करने वाले हैं, अक्रिय गैसों के रूप में लिखने वाले हैं, जो कि चीजें बहुत आसान होने वाली है। देखिए बहुत ही बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। अब सबसे पहले तो अक्रिय गैस है कौन कौन सी, ध्यान दीजिए। अक्रिय गैस में सबसे पहले कौन आता है आपका हीलियम आता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2।
अगला हीलियम के बाद नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा आपका 10, हीलियम नियोन। अगला कौन आएगा आपका आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, हीलियम नियोन आर्गन। आर्गन के बाद कौन आएगी आपका क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद कौन आएगी आपके जीनोन, और जीनोन के बाद कौन आएगी आपकी रेडॉन। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, 8 जोड़ेंगे 10, 8 जोड़ेंगे 18, क्रोमियम 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36, इसमें 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 54, और रेडॉन का कितना हो जाएगा आपका 84। एक सेकंड नीचे कर लेते हैं, 2 10 18 36, 36 32 जोड़ेंगे तो हाँ बराबर है, मतलब 32 तो एक संख्या होती है जोड़ने के लिए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 86 आ जाएगा। 32 फिर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 86। तो इस तरीके से हम तंत्र को लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, घबराइए मत, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है। अब जैसे जैसे मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है। इसका नॉर्मल पहले विन्यास लिख लीजिए, विन्यास कैसा होता है 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 और 3s1, गिन लीजिए 2 4 10 और कितना हो जाएगा 11। अब आपने जो सोडियम का विन्यास लिखा है इसको ऐसे ना लिखकर मैं एक तरीके से लिख सकता हूं, देखिए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 11, पता है इस नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं नियोन 10, ठीक है। तो अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हमने इसको बाईपास कर दिया। अब इसकी जगह पे खाली नियोन लिख सकते हैं। अब नियोन की जगह अब कितने हो गए 10 तो हो गए, बचा खाली 11 है, तो 3s का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एग्जाम में यही पैटर्न आएगा, एग्जाम में ये इतना बड़ा विन्यास नहीं लिखने को देंगे आपको, आपको बिल्कुल शॉर्ट पूछेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, तो आपको आंसर जो देना है वो इस रूप में देना है, इतना बड़ा आंसर नहीं देना, लेकिन ये आना चाहिए, ये आएगा तभी तो आप ये निकाल पाओगे आपका, इसलिए वो आना भी जरूरी है। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है आपका 19, ठीक है। 19 को आप कैसे हल करेंगे, नॉर्मल तरीका क्या होता है 1s 2s 2p 3s और क्या हो जाएगा आपका 3p, बराबर है 2 2 6 2 6, गिन लेते हैं 2 2 4 10 11 12 12 और 6 कितना 18। अच्छा एक और आएगा, तो 3p के बाद कौन आता है आपका 4s, तो यहाँ लिख दीजिए आपका 4s, कितना हो जाएगा आपका 1। अब ध्यान दीजिए, नंबर जो हीलियम का नंबर आएगा वो कहां से आएगा आपका 3 से लगाकर, जो अपन को नियोन लिखना है वो 3 से लगाकर लिखना है आपका 9 तक, 10 के बाद संख्या चेंज होगी, 11 से लगाकर 18 तक लिखेंगे हम किसके रूप में लिखेंगे नियोन के रूप में लिखेंगे, उसके बाद 19 से लगाकर 35 तक हम किसके रूप में लिखेंगे आर्गन के रूप में ही लिखेंगे। अब यहाँ नंबर कौन सा आ रहा है 19, इसका मतलब किसके नियर बाय आएगा 18 के नियर बाय आएगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिखना है क्या आर्गन 18, तो अब 18 तक की लाइन तो लिखनी नहीं हमको, यहाँ तक की तो हम लाइन लिख चुके, अब बचा क्या खाली 4s, तो यहाँ जाएगा कितना 4s1, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा वाला पोटेशियम का, किसके रूप में अक्रिय गैसों के रूप में हम इसको चीजों को लिखा, हम अक्रिय गैसों के रूप में इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में होगी। मैं आपको एक चीज और लिख के दिखा देता हूँ, जैसे हम क्लोरीन का लिख के दिखा देता हूँ मैं हमको, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 17, लिखने का तरीका अब देखिए, अब उतनी रामायण नहीं लिखूंगा मैं आपको शॉर्ट लिख के दिखाता हूँ। देखो अभी आर्गन नहीं आएगा क्योंकि आर्गन तो 18 से शुरू होगा, यहाँ कितना है क्लोरीन है, तो यहाँ पर नियोन, नियोन कितना हो जाएगा आपका 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो लिखिए, अब हमको लिखने कितने 7 लिखने, अब 7 जैसे ही लिखने हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 3s2, 3s के बाद देखिए 3s के बाद कौन आ रहा है आपका 3p, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या 3p, और 3p कितना होता है 6, लेकिन गिन लीजिए यहाँ 10 हो गया 11 12 12 से कितना हो गया 18, तो हटा दीजिए, हटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा किसका आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और मैं फिर बोल रहा आपको ये वाला पैटर्न याद नहीं करना है, ये आना चाहिए निकालना, लेकिन एग्जाम में ये पैटर्न नहीं आएगा, एग्जाम में आपसे इस रे में पूछेंगे आपसे, इसको इसी तरीके से ही लिखा जाता है, ठीक है। तो एक और तरीका 1s, इसके बाद जस्ट आएगा, इसके बाद 2s आएगा, इसके बाद 3s आएगा, इसके बाद 4s आएगा, इसके बाद 5s आएगा, और इसके बाद कितना आएगा आपका 6s आएगा। देख लीजिए हमने आर्गन को जब सॉल्व किया था तो आर्गन के लिए क्या आया था 4s, यहाँ पर आया था आपका एक सेकंड 2s से शुरू होगा ये, तो 2s 3s, 3s के बाद 4s, 4s के बाद 5s, 5s के बाद 6s, और हमको पता है कि टोटल कक्षा कितनी होती है 7 ही होती है 7s। तो देखिए हमने आर्गन को सोल्व किया, आर्गन जस्ट बाद कौन आया 4 आया, देखो आर्गन के जस्ट बाद कौन आया 4s आया, क्रिप्टन होता तो कितना आता 5s आता हमका, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किसके रूप में निकालना भी सीख लिया, अक्रिय गैसों के रूप में निकालना भी सीख लिया, तो हमने बहुत सारी चीज सीखी है। अगर आपको जहां भी जो भी बात समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को आगे पीछे कीजिए, अच्छे से सीखिए, और 2 की स्पीड में वीडियो मत देखिएगा, एक ही स्पीड में वीडियो देखिएगा, 2 की स्पीड में मेरी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। कॉपी पेन लेकर बैठिए,
प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स की डिमांड कोई नहीं करेगा, नोट जो अपने हाथों से बने होंगे वो नोट सबसे अच्छे होंगे। तो आप अपने ही हाथों से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, रैंडम कोई से भी नंबर लीजिए। मैंने आपको तो होमवर्क दिया, होमवर्क के साथ साथ कुछ भी नॉर्मल रैंडम देखिए, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के दिखाइए, सोल्व कीजिए इसको आपका। उसके बाद मैग्नीशियम का तो मैंने निकाल के दिखाया था 12, और भी एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 13। ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी ज्यादा आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करने में कुछ भी नहीं जा रहा है। मैं इतने पसीने में, इतनी भयंकर गर्मी इस कमरे में, लेकिन मैं फिर भी बिना पंखे के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप कम से कम एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो बात ये क्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।